नमस्कार, जोहार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूजी सेमेस्टर थर्ड हिस्ट्री MG4 पेपर की। यहाँ दोस्तों आज हम लोग करेंगे एक दिन में पूरा का पूरा विश्व इतिहास का तैयारी। जैसे कि आपको पता है कि आपकी जो परीक्षाएं हैं वो 2 फरवरी को ली जाएगी, तो 2 फरवरी के छात्र छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी यहाँ पे देखा जा सकता है। ठीक है, तो जो ऐसे छात्र हैं जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, मान लीजिए पूरा साल आपने कुछ नहीं पढ़ा और चाह रहे हैं कि हम तैयारी करेंगे, तो कैसे करेंगे? तो आखिरी वीडियो है, देखिए आज मैं पूरा का पूरा विश्व इतिहास को बताने वाला हूँ। इसमें से जितने भी महत्वपूर्ण बनेंगे प्रश्न, जितने महत्वपूर्ण पॉइंट्स बनेंगे उसको मैं बताने वाला हूँ। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसके लिए भी है, और जो कभी नहीं पढ़े हैं, पूरा विश्व इतिहास को नहीं पढ़े, अचानक से परीक्षा देने आए काम करते हैं, तो उसके लिए तो बहुत ही फायदेमंद रहेंगे ये वीडियो। ठीक है, तो अंतिम मौका है दोस्तों, आखिरी वीडियो है हमारे चैनल का MG4 पेपर का। दोस्तों इससे पहले मैंने और भी बहुत सारे वीडियो बनाए, उसे देख सकते हैं, लेकिन अगर किसी को नहीं देखा तो आप इस वीडियो अवश्य देखें दोस्तों, क्योंकि इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। जो प्रश्न मैं बताने वाला हूँ वही आपके परीक्षा भवन में कल आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों। यानी कि 2 तारीख की परीक्षाओं में जो आज मैं बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही रहेगा, साथ ही साथ आपको मैं समझाऊंगा अभी एक ही वीडियो में पूरा का पूरा आपको रहने वाला दोस्तों। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन अंत तक अवश्य देखिए, वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, पूरा देख लीजिएगा तो आपका पूरा जो है ना एग्जाम निकल जाने वाला है, पास अवश्य हो जाएगा दोस्तों। गारंटी के साथ देता हूं दोस्तों, फेल नहीं कीजिएगा। और हमारा ये जो चैनल है ज्ञान बिंदु आपको सेमेस्टर 1 2 से ही तैयारी करवाते आ रही है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दोस्तों मध्यकालीन यूरोप समाज। तो मध्यकालीन यूरोप समाज बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका। अगर आप इसे नहीं पढ़ते हैं तो आप पूरा पूरा जो विश्व इतिहास को पढ़ेंगे अभी वो आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे दोस्तों यूरोप समाज कैसा था। तो आप सभी को पता है दोस्तों, जो मध्यकालीन यूरोप समाज मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित था। वो 3 वर्ग कौन से वर्ग थे दोस्तों? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सबसे पहला जो वर्ग होता है दोस्तों वो था दोस्तों पादरी वर्ग। दूसरा जो आता है वो आता है दोस्तों आपका सामंत वर्ग, और तीसरा जो था वो सामान्य जन। पादरी वर्ग तो आप जानते हैं दोस्तों, जो कि चर्च में रहा करते थे पादरी। ठीक है, एक वो हो गए, इनका जो काम था वो धार्मिक धर्म से संबंधित काम हुआ करते थे। यानी कि धार्मिक काम किया करते थे कौन? पादरी। यानी कि धर्म से संबंधित जो काम होता था वो पादरियों का हुआ करता था दोस्तों। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा वर्ग आता है वो आता है दोस्तों सामंत वर्ग। सामंतों को क्या काम होता था कि पादरी की, आम जनता की, ठीक है, राजाओं का, इसका रक्षा करना दोस्तों। ठीक है, तो ये सामंत को काम होता था न्याय करना, रक्षा दिलवाना, तो ये सामंत लोग करते थे। ठीक है, तो पादरी वर्ग हो गया दोस्तों धार्मिक काम करते थे। जो सामंत हुआ करते थे वो राजा को, जनता की, सबकी रक्षा करते थे। और तीसरा जो हमारा वर्ग आता है सामान्य जन, यानी कि लास्ट में जो कि आम आदमी हो गए, वो आपका तीसरा वर्ग होता है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों वो पढ़ेंगे दोस्तों मध्यकालीन यूरोप समाज। जब तक आप मध्यकालीन यूरोप समाज के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आप पूरा का पूरा जो विश्व इतिहास पढ़ेंगे उसको आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, मध्यकालीन यूरोप समाज मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित था, यानी कि 3 भागों में बटा हुआ था। तो सबसे पहला जो वर्ग आता है वो आता है पादरी वर्ग, दूसरा जो आता है दोस्तों वो आता है आपका सामंत वर्ग, और तीसरा जो होता है वो होता है आपका सामान्य जन दोस्तों। देखिए पादरियों का काम क्या होता था? धर्म से संबंधित काम, यानी कि धार्मिक जो भी काम होते थे वो पादरी लोग क्या करते थे। एक चीज आपको याद रखिएगा, बहुत ही संक्षेप में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पादरियों का काम होता है धर्म संबंधित काम करना। जो सामंत हुआ करते थे, सामंतों को जो काम होता था ना, इसकी रक्षा करना दोस्तों, राजाओं को ना, शत्रुओं से रक्षा करना, राजा का, जनता का। तो सामंत लोगों का काम होता था रक्षा करना दोस्तों। ठीक है, उसके बाद ये कर वगैरह लेते थे, वो भी काम करते थे, लेकिन मैंने आपको बोलना है कि ये रक्षा करने का काम होता था किसका? सामंतों का दोस्तों। ठीक है, और तीसरा जो आता था वो आता था हमारा जन। ठीक है, सामान्य जन, यानी कि जो आम लोग होते हैं सामान्य जन, वो आपका होता था। ठीक है, तो यहाँ पे 3 वर्गों में विभाजित था दोस्तों। सबसे बोल सकते हो पादरी वर्ग, सामंत वर्ग और सामान्य जन। पादरी धार्मिक काम करते थे, सामंत जो है वो रक्षा वगैरह करते थे, और जो सामान्य जन है और सामान्य जन का काम होगा आम आदमी जो होंगे सामान्य होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसके विषय में इतना है। तो ये जो पादरी हुआ थे ये सबसे 1 नंबर में आते थे, सर्वोच्च होते थे, सबसे पावर इनके पास होता था। इसके बाद जो आता था वो आपको सामंत आता था, फिर आपका सामान्य जन। ठीक है, तो इनका धार्मिक कार्य करना था और चर्च के समाज की रक्षा करना इनका काम था। और सामान्य जन तो आप जानते ही हैं, तो वो हो गए जैसे कि किसान हो गया, ठीक है, आम आदमी हो गया, ये सब सारे ये इसमें आते थे। इतना तक क्लियर हो गया? बस आप लोग इतना तक समझ लेना है और कुछ नहीं करना।
इसके बाद थोड़ा थोड़ा आप धार्मिक काम में बहुत चीजें लिख सकते हैं अपने से जोड़ करके, ठीक है, और सामंत में बारे में भी लिख सकते हो। तो यहाँ तक ये क्लियर हो जाता है आपका। अब थोड़ा सा जाने का प्रयास करेंगे सामंतवाद, क्योंकि परीक्षा में ना सामंतवाद से प्रश्न पूछे जाते हैं कि आखिरकार सामंतवाद क्या है, सामंतवाद के पतन के कारण क्या है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये सामंतवाद जो है ये क्या है, क्योंकि ये जो सामंतवाद है यहाँ से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास की एक प्रमुख विशेषता रही है, ठीक है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, ठीक है, इस प्रकार से सामंतवाद पर टिकी हुई थी। सामंतवाद में क्या होता था कि राजा होता था, एक राजा, मान लीजिए देखिए एक राजा हुआ करता था, और राजा कितना बड़ा क्षेत्र होता है, तो राजा क्या करता था ना कि इतना बड़ा क्षेत्र को कुछ सामंत यहाँ पे बांट देते थे। मान लीजिए यहाँ पे कोई सामंत रख दिया, एक सामंत यहाँ पे किसी सामंत को रख दिया, किसी सामंत को यहाँ पे रख दिया, किसी सामंत को यहाँ पर रख दिया, यानी कि इतना बड़ा क्षेत्र को राजा तो अकेले हैंडल कर नहीं सकता था। इसीलिए राजा क्या करता था, इसमें कुछ सामंत नियुक्त कर देते थे। इस सामंतों को जो क्षेत्र दे दिया करते थे, ठीक है, एक सामंत यहाँ पे, एक सामंत यहाँ पे, एक सामंत यहाँ पे, इस तरह से, और सामंतों को कुछ काम दे देते थे। देखिए कि आपका काम है इस वाले एरिया को संभालना, यानी इस वाले एरिया में जो भी काम होगा वो सामंतों को करना होता था, सामंतों को वो सौंप दिया गया था, कुछ क्षेत्र दे दिया गया। देखिए यहाँ पे जो भी कृषि होंगे, यहाँ का न्याय कैसा होगा, यानी कि आपको सारा कुछ करना है, किसको, सामंतों को। सामंत क्या करें, ऐसा मालिक जमीन का कौन है, जमीन का मालिक राजा है, लेकिन यहाँ पे 3-4 सामंत हुआ करते थे, कुछ सामंतों को नियुक्ति कर दिया करते थे कि आप यहाँ पे जाइए और आप यहाँ पे कैसा कृषि करना है, कैसा न्याय होगा, कैसे उस क्षेत्र का संचालन होगा, वो सारा का सारा वो सामंत दिया करता था। सामंत बात नहीं है, सामंत को कुछ क्षेत्र दिया जाता था, तो सामंत उसमें क्या करते थे, अपना देखरेख करते थे, उसमें से कर वसूला करते थे, उसमें जो न्याय संबंधित कार्य है वो किया करते थे, मतलब सारा का सारा वो सामंत लोग क्या करते थे, नहीं हमारा सामंत, ठीक है। चलिए अभी हम थोड़ा और जानने का प्रयास करते हैं। और जैसे कि मैंने बात की सामंत की, तो इसमें सामंत में कर्तव्य क्या हुआ था, इसका जो कर्तव्य था कि न्याय करवाना। जैसे कि ये एरिया आपको दिया गया किसी सामंत, तो इसमें क्या कृषि कार्य हो रहा है, कृषि संबंधी कार्य, फिर अगर किसी को न्याय दिलवाना है तो वो सामंत ही करेगा। तो सारा का सारा ये क्षेत्र सामंत के नाम हो गया कि यहाँ पे आप ही कंट्रोल कीजिए, जो भी चीज होगा, तो ये हमारा हो गया सामंत का दोस्तों, ठीक है। अब इसमें सामंत हो कृषि संबंधित कर वसूलना, कृषि करवाना, न्याय करवाना, जो भी चीजें होती थी वो सारा का सारा सामंत का होता था दोस्तों, ठीक है। सेना वाला अगर बात करूं तो इस एरिया में सेना वाला का सारा काम हो सामंत भी क्या करता था, वित्त वही बता दिया मैंने कर, तो वो आपका ये हो जाएगा दोस्तों सामंत होगा, ठीक है। बहुत ही इजी और सरल संक्षिप्त में लोग समझने का प्रयास कीजिए। अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सामंत का मतलब समझ लिया कि सामंत का मतलब एक राजा के नीचे जो आता था, राजा किसी को नियुक्त करता था कि देखिए ये वाला क्षेत्र आपका हो गया, आप इसको कंट्रोल कीजिए और जितना हो सके मुझे वहां से कर दीजिए। और सामंत क्या करते थे, यहाँ से अपना संचालन करते थे, कर वसूला करते थे, न्याय काम करते थे, मतलब सारा काम उसका यहाँ पे कौन करेगा, सिर्फ और सिर्फ सामंत करेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सामंत बात दोस्तों, ठीक है। तो अभी इसमें देखेंगे बहुत सारे विशेषताएं, जैसे क्या विशेषताएं रही है, भूमि का महत्व, ठीक है, प्रभु शक्ति। देखो यहाँ पे क्या है ना कि सामंत को ही यहाँ पे सब मतलब ये कह सकते हैं प्रभु मान लेते हैं, सामंत जो कहेगा इस क्षेत्र में वही होगा दोस्तों, ठीक है। सारा का सारा सामंतों को यहाँ पे राज चल रहा है, सामंत जो कहेगा उठो तो उठो, बैठो बैठो, कृषि करो, ये करो वो करो, ये सारा अब इस क्षेत्र को कौन संभालेगा, सामंत चलाएगा। लेकिन मालिक कौन है, मालिक राजा ही है दोस्तों, ठीक। तो यहाँ तक क्लियर, आगे देखते हैं। आगे आप बोल सकते हैं दोस्तों की सैनिक सेवा, यहाँ पे सैनिक सेवा भी देते थे, ठीक है, पारस्परिक बुद्धि, और इस तरह से बहुत से चीजें होती थी जो कि आप बता सकते हैं। तो शॉर्ट में आप इस तरह से समझिए कि एक क्षेत्र हुआ करता था और इस क्षेत्र में जो नियुक्ति होते थे वो सामंत होते थे, और इस क्षेत्र का रक्षा करना, सुरक्षा करना, या तो कृषि करना, कर वसूलना, सारा का सारा वो सामंत का ही काम होता था। और इसी तरह से सामंत बात हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ ना कि धीरे धीरे क्या, अगर इस एरिया को किसी व्यक्ति को दे दिया जाए एक एरिया, तो वो क्या सही तरीके से काम करेगा, नहीं करेगा, उसमें कहीं ना कहीं लोभ बढ़ते जाएगा। वो देखने के लगेगा कि नहीं इसमें तो बहुत अच्छा खासा पैसा आ रहा है, अब इसका सभी का स्वामी मैं हूँ, अगर किसी को न्याय करवाना है तो मेरे पास आएगा, तभी मैं जो करूंगा।
तो कहीं ना कहीं सामंतों में एक प्रकार से लोभ आ गया है ना, और सामंतवाद का ही से पतन होता है। पतन से प्रश्न पूछ सकता है कि सामंतवाद के पतन का कारण क्या है। ठीक, तो अच्छा सामंत था, अब सबको अपना अपना क्षेत्र बांट दिया था, सब अपना अपना न्याय कर रहे थे, कृषि कर रहे थे, सारा काम हो रहा था, लेकिन अचानक से इसका पतन कैसे हो गया। सामंतवाद का पतन से प्रश्न पूछ सकते हैं, तो आप ये बता सकते हो कि पतन कैसे हो। सबसे पहले बोल सकते हैं पारस्परिक युद्ध। पारस्परिक युद्ध में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे 4 सामंत है ना, तो ये सामंत इस सामंत से युद्ध करने लगते थे कि नहीं भैया ये एरिया मेरा है, अब इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, तो एक प्रकार से पारस्परिक युद्ध होने लगते थे, सामंत सामंत में युद्ध होने लगता था। ठीक है, दूसरा जो आप कारण बता सकते हो, बता सकते हो किसानों का विद्रोह। अब किसान भी बहुत सारे परेशान थे। क्यों परेशान थे पता है, यहाँ पे जो सामंत होता था ना, सामंत किसानों पे बहुत ज्यादा अत्याचार किया करते थे, बहुत ज्यादा कर वसूला करते थे, है ना, तो जिस कारण से जो आम लोग हैं वो किसान है बहुत ही विरोध करने लगे कि देखिए भैया सामंत आप नीतियां ठीक है, लेकिन हम लोग का भी बात सुनना चाहिए, क्या कर लेना है, देना है, कितना करना नहीं करना। ऐसा नहीं कि आप सामंत वहां पे शपथ भी दिलवाता था कि नहीं अब जो भी होगा मेरे अनुसार होगा, आपका मालिक हम है, आपका प्रभु हम है, आपका स्वामी हम है, यानी कि किसान कुछ नहीं है। ठीक है, तो किसान भी यहाँ पे विद्रोह करने लगा। तो सामंतवाद का पतन जो होता है, एक रीजन आप बता सकते हो कि सामंत में आपस में क्या होगा, वो युद्ध होने लगा आपस में। ठीक है, मतभेद होने लगी। दूसरा बोल सकते दोस्तों की जो किसान लोग हैं, किसान में विद्रोह होने लगा दोस्तों। ठीक है, फिर आप लोग बोल सकते हैं दोस्तों की इस तरह से सामंतवाद की जो पतन के और भी कारण होंगे, जैसे कि नवीन युद्ध शस्त्रों का इस्तेमाल करने का आविष्कार होना, नए नए तकनीक के बम बारूद गोला का आविष्कार हुआ। इस कारण से सामंतवाद का ना वो पतन हो गया। क्यों? क्योंकि राजा जो है ना, राजा इतना बड़ा क्षेत्र को हैंडल नहीं कर पाता था, लेकिन अब देखा कि नया नया बम बारूद गोला का जब आविष्कार हो गया, तो राजा कहीं ना कहीं सोचने लगा कि नहीं अब इन लोगों को हटाओ, सामंत को आपको हम अकेले हैंडल कर सकते हैं, कि किस तरह से हम वो सामंत को हटाना। तो इस प्रकार जो सामंतवाद है वो आपका पतन होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसके आप लिखने का प्रयास कर लीजिए सामंतवाद में पतन के कारण में। तो पहला आप बोल सकते हैं पारस्परिक युद्ध, दूसरा बोल सकते हैं दोस्तों किसानों का विद्रोह, तीसरा बोल सकते हैं नवीन शस्त्रों का ठीक है आविष्कार, फिर बोल सकते हैं राष्ट्रीय भावना का विकास। लोगों में जमने लगा कि नहीं भैया ये हमारे साथ गलत हो रहा है, इस कारण से सामंतवाद का क्या होता है, अंत होता है। सामंतवाद को आपने समझ लिया, सामंत को यहाँ पे जगह दिया था वो तो समझ, लेकिन अंत कारण क्या रहा कि ये आपस में लड़ने लगते थे। राजा कहीं ना कहीं समझदार हो गए कि नहीं नया नया टेक्नोलॉजी का वो आविष्कार होने लगा, तो हम लोग उसका प्रयोग करके अपना सेना बनाएंगे और सामंत को हटाएंगे। क्योंकि सामंत क्या इसमें क्या करता था कि आपको अगर एक एरिया दे दिया तो आप वहां के बॉस बन गए। अब आप कौन है जी, हम यहाँ का मालिक है, यहाँ का जनता सब मेरा है, हम यहाँ पे जितना चाहे कर वसूलेंगे, जो चाहेंगे वो करेंगे। तो ये यहाँ पे सामंत क्या करते थे दोस्तों, तो एक आपका कारण बन गया। तो ठीक है, विद्रोह क्या किसानों में, फिर राष्ट्रीय भावना जमने लगा दोस्तों लोगों में, तो एक आपका बन जाता सामंतवाद का पतन दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा सामंतवाद। सामंतवाद क्या था, सामंतवाद हमने समझ लिया कि किस तरह से राजा क्या करते थे, सामंत नियुक्ति करते थे, और सामंत का काम क्या होता था, उस क्षेत्र का देखरेख करना और भी चीजें जो भी करना सारा क्या एक राजा क्या करता है, कैसे करता है। आपको अगर एक क्षेत्र दिया जाए, आपको बोलेंगे सुनो भाई इसमें इस एरिया को आपको दिया जाता है, इसमें सारा चीज आप कीजिएगा, तो आप इसमें क्या कीजिएगा, ए टू जेड जितना भी काम होगा आपका वो आप कीजिएगा। तो वही चीज आप लिख सकते हो। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं आया हूँ, तो इतना में आप तो समझ ही गए होंगे। तो आप यहाँ पे क्या क्या कर सकते हो। अब बोलिए कि पतन कैसे हुआ, तो पतन में आप बोल सकते हैं दोस्तों कि रीजन इसका कि बहुत सारे कारण बता सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये आपस में युद्ध करने लगे। दूसरा बात क्या बोल सकते हैं दोस्तों कि लोगों में राष्ट्रीयता का भावना जगने लगा, किसान विद्रोह करने लगे, नए नए शस्त्रों का आविष्कार हुआ दोस्तों, जिस कारण से राजा भी अब सोचने लगे कि नहीं अब सामंत को हटाया जाए, इस तरह से हम इसको हैंडल कर सकते हैं, अपना सैनिक बना सकते हैं। तो ये आपका सामंतवाद का पतन हो गया दोस्तों। ठीक है, तो पतन में आप बता सकते हो कि किस प्रकार से मैंने आपको कारण बताया वो यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक तो आप क्लियर हो ही गया दोस्तों क्या है सामंतवाद और सामंतवाद का पतन। इसके बाद जो आता है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों पुनर्जागरण। पुनर्जागरण को देखूंगा तो थोड़ा मैं ये कर लेता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद मैं बताने वाला। देखिए पुनर्जागरण का अगर मैं बात करूँ, पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जागना। ठीक है दोस्तों, पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है, फिर से जागना। यहाँ पे फिर से जागने का मतलब किसी व्यक्ति का, सोया हुआ व्यक्ति का जागना नहीं, इसमें समाज में जो बुराइयां हो रही है, समाज में जो लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, ठीक है, उसको यहाँ पे बताया गया है जागना दोस्तों। ठीक है, पुनर्जागरण का अगर मैं आज बात करूँ तो होता है फिर से जागना, फिर से जागना। ठीक है, जागना। तो जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं किया उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सरल शब्द में बात करूं तो फिर से जागना। अब यहाँ पे लोग जागृत हुए,
नए नए आविष्कार हुए दोस्तों, छापाखाने का आविष्कार हुआ। लोग अभी सामाजिक स्थिति क्या बताया मैंने कि जो पादरी वर्ग हुआ करते थे वो अत्याचार करते थे आम लोगों पे, जो सामंत लोग होते थे, जो सामंत उन्होंने बताया सामंतवाद, यहाँ पे कई लोगों से ज्यादा कर वसूला किया करता था। तो पुनर्जागरण एक अहम भूमिका निभाती है। लोग जगे वहां पे, सोचने के जो तरीका थे वो बता दोस्तों यहाँ पे वैज्ञानिक खोजें होने लगी, जिस कारण से पुनर्जागरण हुआ दोस्तों। पुनर्जागरण आप सबसे पहले बोल सकते हैं दोस्तों कि कारण क्या था इसका होने का। पुनर्जागरण का पहला कारण आप लिख सकते हैं दोस्तों कि ठीक है, व्यापार का विकास। व्यापार का विकास से, जैसे कि आप कहीं पे जाते हैं व्यापार करने, तो दोस्त 10 लोगों से मिलते हैं, 2 लोगों से मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो सोचने का तरीका है वो बदल जाता है और आप सोचते हैं कि नहीं ये हमारे समाज में गलत हो रहा है, ये जो पादरी वर्ग है, जो सामंत वर्ग उस पे बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं, राजा अत्याचार कर रहे हैं। तो विकास के कारण से एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण होता है दोस्तों पुनर्जागरण। विकास हुआ किसका? व्यापार का। व्यापार बढ़ा, जिस कारण से पुनर्जागरण में बहुत अहम भूमिका निभाती है। दूसरा बोल सकते हैं पुनर्जागरण दोस्तों की सामंत व्यवस्था का पतन। जैसे यहाँ पे सामंत व्यवस्था था यहाँ पे, तो सामंत व्यवस्था जैसे पतन हो जाता है, वैसे पुनर्जागरण की बहुत ही भूमिका निभाती है। क्या ये देखिए यहाँ पे जो सामंतवाद हुआ करता था इसका पतन हो गया। अब देखिए यहाँ पे ना लोगों को सताया जाता था, उससे ज्यादा कर लिया जाता था। जैसे इसका पतन हो गया तो लोग और भी जागरूक हुए, नहीं हुए कि हाँ अब हम लोग को टैक्स नहीं देना है, जो अत्याचार हो रहा है वो नहीं करना है। तो पुनर्जागरण यही, ठीक है, पुनर्जागरण पिछले जागरण मतलब क्या हुआ? सोया हुआ व्यक्ति नहीं, यहाँ के जो लोग हैं, ये जो सामान्य जन है ना, इस पे जो अत्याचार होता है, इस ये लोग जगे, ये लोग देखा कि भैया मेरे समाज में क्या चल रहा था, ये जो 2 वर्ग है ये हम सभी पर अत्याचार कर रहा है, इसके खिलाफ ये लड़ने का प्रयास किया, वही है पुनर्जागरण। दूसरा बोल सकते सामंतवाद का पतन। तो सामंती व्यवस्था थी, जो लोग ज्यादा कर लिया करते थे, जो सामंत उस पे अत्याचार किया करते थे, वो कहीं ना कहीं अंत हुआ और पुनर्जागरण का एक कारण बनता है दोस्तों। पुनर्जागरण का कारण बता सकते दोस्तों सामंतवादी पतन, ठीक है। फिर आगे आप बता सकते हैं दोस्तों कि भौगोलिक खोजें, बहुत सारी खोजें होने लगा दोस्तों। भौगोलिक खोज के कारण से लोगों में समझदारी आई कि नहीं ऐसा होना चाहिए वैसा नहीं। तो सबसे बड़ा रीजन बता सकते दोस्तों छापे खाने का आविष्कार। देखिए हुआ ही होता था कि जो पादरी वर्ग हुआ करते थे, जो चर्च में रहा करते थे, वो ना धर्म के नाम पे लोगों को बहुत ही ज्यादा भड़काया करते थे। नहीं देखो ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, आपके धार्मिक पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ है कि ऐसा कीजिए। तो लोग क्या हुआ ना, वहां पे छापा खाने का आविष्कार हुआ और जन साधारण की भाषा में, यानी कि जो क्षेत्रीय लैंग्वेज होता है ना, क्षेत्रीय लैंग्वेज में उसका सर का पूरा ट्रांसलेट करके वो आने लगा। तो जब आम आदमी पढ़ने लगा, समझने लगा कि नहीं भैया यहाँ पे तो ऐसा लिखा है, ऐसा लोग जो बोल रहा है कि धर्म में ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, लेकिन जब आम आदमी, जब छापे खाने का आविष्कार हुआ तो आम आदमी जब उसको पढ़ा समझा कि नहीं यहाँ तो गलत बोल रहा है ये लोग हमको तब से ठग रहा था। तो एक कारण बनता है दोस्तों छापे खाने का आविष्कार, कागज का आविष्कार ये, क्योंकि जब वहां पे क्षेत्रीय लैंग्वेज में छपने लगा ना, क्षेत्रीय लैंग्वेज में कि अपना अपना लैंग्वेज आप पढ़िए कि आपका जो ग्रंथ उसमें क्या लिखा हुआ है और आपका जो धर्मगुरु है आपको कितना भड़का रहा है। तो एक आप रीजन बता सकते हो पुनर्जागरण का कि छापे खाने का आविष्कार, जो छपा जाता था दोस्तों ग्रंथों को, वो क्षेत्रीय लैंग्वेज में छपा जाता था, यानी कि जो आपका लोकल लैंग्वेज है वो लोकल लैंग्वेज में आता था, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपको, आपका जो भी धर्म होगा, आपके धर्म में कुछ ग्रंथ होंगे ना, अब वो ग्रंथ अगर मैं बात करूं इंग्लिश में, फ्रेंच में, यूनानी में, तो क्या आप उसको पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। आप बोलेंगे कि अच्छा आप लोग आपको बोल जा रहे देखिए ये फ्रेंच में लिखा हुआ ऐसा लिखा हुआ, आपको ऐसा करना होगा, तो आप मान जाइएगा। वही अगर मैं बात करूं आप ही को मैं उसी ग्रंथ को हिंदी में दे दूं तो आप उसे समझ सकते हैं आसानी से कि क्या लिखा हुआ है। हाँ, तो उसी तरह से क्या हुआ कि जो पुनर्जागरण में जब लोगों ने यहाँ इस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई क्योंकि वो अपना जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है उसमें वो आने लगा दोस्तों, ठीक है। तो आप बता सकते हो कि छापे खाने का आविष्कार हुआ जिस कारण से पुनर्जागरण के कारण बन जाता दोस्तों को का। तो व्यापार का विकास आपने देखा। फिर आप बोल सकते दोस्तों इसमें कि सामंतवादी व्यवस्था का पतन हो गया। भौगोलिक खोजें हुई दोस्तों, तरह तरह के खोजें हुई, जैसे कि वास्को डी गामा हुए, है ना। और फिर आपने देखा कि किस तरह से 1498 में भारत का खोज किया। तो इस तरह से बहुत सारे खोज होने लगा, तो लोगों में और भी चिंतन करने की जो शक्ति है वो बढ़ने लगा दोस्तों, नई नई तकनीक का आविष्कार करने लगा। तो पुनर्जागरण का एक कारण आप बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे क्या बोल सकते हैं आप दोस्तों की कुस्तुनतुनिया का पतन। कुस्तुनतुनिया में क्या होता था, धर्म के नाम पे जो तुर्कों के साथ जो युद्ध हुआ था ईसाई और तुर्क में,
तो ईसाई लोग मानते थे कि नहीं, हम लोग भगवान के प्रतिनिधि हैं, भगवान हमको भेजा है, गॉड का है, हम लोग को कोई हरा नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे जो तुर्क के साथ युद्ध हुआ था ना, तो उसमें वो हार गए थे, तुर्क का यहाँ पे विजय होता है, जिस कारण से लोग धर्म पे और भी विश्वास कम कर दिए। क्यों कम कर दिए? बोलते भैया कि आप तो बोलते थे कि आप लोग धर्म गुरु हैं, आप लोग भगवान के प्रतिनिधि हैं, तो आप लोग हार नहीं सकते, लेकिन आप लोग हार कैसे गए? तो यहाँ पे तुर्कों से जब हार जाता है तो लोगों में कहीं ना कहीं धर्म के विषय में वो लोग थोड़ा कम हो गया और धार्मिक चीजें की थोड़ा हटने लगा दोस्तों। तो एक आपका पुनर्जन्म कारण बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है, पुष्पन दुनिया का पतन दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे आप क्या बोल सकते हैं दोस्तों, धर्म सुधार आंदोलन के पत्र में छापे खाने बहुत इंपॉर्टेंट है, तो छापे खाने आप अवश्य लिखिएगा। तो आपको मैंने ये बताने का प्रयास किया कि पुनर्जागरण के क्या क्या कारण रहे दोस्तों होने का, क्या रहा आपका पुनर्जागरण। तो आप लोग आसानी से बोल सकते हैं पुनर्जागरण के का मतलब होता है फिर से जागना। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको कुछ इसमें ये लिखवा दीजिए पुनर्जागरण का होने के कारण, तो आप लोग थोड़ा सुनिए और इसको लिख लीजिए दोस्तों कि क्या है पुनर्जागरण के कारण। तो दोस्तों पुनर्जागरण के कारण आप देख सकते हो व्यापार का विकास, सामंती व्यवस्था का पतन, भौगोलिक खोजें और छापे खाने का आविष्कार। ये 4 मैंने आपको लिखवा दिया है जो कि महत्वपूर्ण है, तो इसे आप एक बार देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, वीडियो को रोक के फिर हम आगे चलते हैं और लास्ट में सारा मैं आपको वो बता दूंगा दोस्तों। ठीक, तो चलिए तो अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों धर्म सुधार आंदोलन की। धर्म सुधार आंदोलन आपके परीक्षा विषयों से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों। 16वीं शताब्दी में यूरोप में एक धार्मिक क्रांति हुई जिसे धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जानते हैं। उस समय अनेक पाखंड, आडंबर, विलासपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि 16वीं शताब्दी में एक क्रांति हुई जिसे हम धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। कि उस समय ना क्या हुआ था, बहुत ही ज्यादा पाखंड बढ़ गया है दोस्तों। जो चर्च में जो लोग रहा करते थे, जो पादरी है, जो पोप है, वो ना कहीं विलासपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, तो भोगों में, विलासों में लिप्त रहते थे। वहाँ कर सकते हैं कि जो धार्मिक लोग हैं वो अनैतिक काम करते थे, वो सही तरीके से काम नहीं करते थे, तो जिस कारण से ये आंदोलन होता है दोस्तों। और हम इसे कहते हैं धर्म सुधार आंदोलन दोस्तों। ठीक है ना, हम लोग किसे कहते हैं धर्म सुधार आंदोलन, यानी कि वहाँ पे बहुत ही दबाव बढ़ने लगा। ठीक है, भ्रष्टाचार बढ़ने लगा, पाखंड, आडंबर, जो पादरी लोग हैं वो विलासपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे, तो ये आपका एक बन जाता है। अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये धर्म सुधार आंदोलन क्यों हुआ, इसका कारण क्या है। इसमें कारण पूछ जाता है ना, तो क्या कारण रहा दोस्तों धर्म सुधार आंदोलन होने का। तो सबसे पहला जो आप कारण बता सकते हैं दोस्तों, पुनर्जागरण की चेतना। ठीक है, पुनर्जागरण में आपको पता है फिर से जगे लोग। पुनर्जागरण के कारण से क्या लोगों में जो सोचने का तरीका है वो बदल गया, कहीं ना कहीं चिंतन करने का जो तरीका था वो सोचने में चलिए नहीं ये गलत हो हमारे साथ, तो जिस कारण से धर्म युद्ध यहाँ पे होता है दोस्तों। ठीक है, ये धार्मिक आंदोलन होता है दोस्तों। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि पुनर्जागरण की चेतना, पुनर्जागरण से लोगों ने सोचने की शक्ति बढ़ी और इस कारण से लोग यहाँ पे धर्म सुधार आंदोलन होता है। दूसरा जो आप कारण बता सकते हैं दोस्तों, वो बता सकते हैं पादरियों की अनैतिकता। जो पादरी हुआ करते थे दोस्तों ना, वो धर्म से संबंधित काम क्या करेंगे, वो अनैतिक काम करते थे, यानी कि भोगों में, विलासों में लिप्त रहते थे। लेकिन जबकि पादरी को काम क्या होता है, धर्म से संबंधित बातें करना, ठीक है, उसको हैंडल करना। तो ये क्या करते थे, धर्म से संबंधित बातें तो करते थे लेकिन खुद इसका पालन नहीं करता था, ये अनैतिक काम करता था, अपने भोगों में लिप्त रहता था। ठीक है, 2 नंबर पर काम करता था ये। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों से कर वसूला करता था, टैक्स लिया करता था ये लोग, और अपने जीवन है वो वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करता था, यानी कि सुखी संपन्न रहा करता था। लेकिन धार्मिक लोगों का काम क्या है, नॉर्मल से कपड़ा पहनना, नॉर्मल से रहना, ऐसे साधारण जीवन व्यतीत। लेकिन यहाँ पादरी जो थे यहाँ पे क्या करते थे कि लोगों से कर वसूला करते थे। ठीक है, और भी बहुत चीज क्या करते थे, अनैतिक काम करते थे जो कि धर्म गुरुओं को करना नहीं चाहिए, वो यहाँ करते थे। तभी तक बात कर सकते हैं पोप की। पोप भी यहाँ पे बहुत ही अनैतिक काम करते थे। कहीं ना कहीं जो चर्च था वो आपका एक प्रकार से बोल सकते हैं भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया था। यहाँ पे लोग विलासों में, भोग विलास में लिप्त थे। जबकि देखिए लोग शादी करना नहीं होता ना, क्योंकि जो पोप हुआ करते थे इनके बहुत सारे अवैध बच्चे भी हुआ करते थे। ये भिक्षुणियों से मतलब क्या बोल सकते हैं, अवैध तरीके से संबंध बना लेते थे, जो गलत संबंध बनता था, और इस तरह से अवैध बच्चे भी इनके थे दोस्तों। तो एक आप बता सकते हैं धर्म सुधार आंदोलन के कारण में पुनर्जागरण की जितना पुनर्जागरण तो सोच मिले ही हम लोगों को जागने की, चले आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जो पादरी लोग थे, जो पोप वर्ग थे, ये कहीं ना कहीं अनैतिक काम करते थे, ये गलत काम करते थे दोस्तों। तो एक कारण आप बता सकते हैं धर्म सुधार आंदोलन की, जो पोप है, जो पादरी है, वो आपका विलासपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, भोगों में, विलासों में लिप्त रहते थे। तो ये आप कारण बता सकते हैं। ठीक है,
पोप की सांसारिकता दोस्तों और विलासपूर्ण जीवन, ये भी आप बता सकते हैं। पोप लोग हैं ना दोस्तों, ये सांसारिक मोह माया में पड़ गए थे, ये भोगों में ये गलत तरीके से संबंध बना लेते हैं, ठीक है, भिक्षुणियों से, और ये बहुत चीजें करते थे। तो आप इस तरह से लिख सकते हो, धर्म सुधार आंदोलन के कारण में पुनर्जागरण। दूसरा बता सकते हो पुनर्जागरण, क्या पुनर्जागरण से प्रभाव पड़ा, पुनर्जागरण के कारण से ही धर्म सुधार आंदोलन को कहीं न कहीं सफलता मिलती है, क्योंकि यहाँ से लोगों को सोचने की शक्ति वो मिलती है दोस्तों। अब दूसरा पादरी, तो आप बता सकते हो पादरी लोग क्या करते, लोगों से कर वसूला करते थे, गलत काम करते थे, धर्म की बातें बोलते थे लेकिन धर्म को पालन नहीं करते थे। ये अभी मतलब अभी जिसका बच्चे हुआ करता था। पोप को भी आप बोल सकते हो दोस्तों, ये भी अपना जो संस्कृति में फंस गए थे, विलासपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे दिन भर। मतलब इसके आसपास की बात करूं तो चर्च के आसपास कहीं न कहीं बच्चे वहां पे बहुत सारे हुआ करते थे, बहुत सारे राशि मिलती थी। तो यहाँ पे सब भ्रष्टाचार होकर 2 नंबर का काम होता। तो इस कारण से आपका धर्म सुधार आंदोलन के कारण बता सकते हो दोस्तों। फिर आप धर्म सुधार आंदोलन के कारण क्या बता सकते हो कि धर्माधिकारियों का कर्तव्यों की उपेक्षा है। धर्म का क्या काम होता है, धर्म की बातें बोलना, धर्म से चलना, वही चीजें कि वो उसका कर्तव्य पालन नहीं कर देते, सिर्फ बोलते थे कि हाँ धर्म ऐसा है, वैसा कीजिए, ऐसा कीजिए, ज्ञान दे रहा सबको, और यहाँ पे फिर ये अपने उल्टा पुल्टा कर रहा है, ठीक है। तो ये एक लिख सकते हैं आप। फिर आप बता सकते हो धर्म सुधार आंदोलन के क्या करना है, तो योग्यता के आधार पर नियुक्ति ना होना। देखिए धर्म सुधार आंदोलन, चलिए धर्म का मतलब आप समझ गए, अब इसमें सुधार रहा, आंदोलन का मतलब आप समझ रहे हैं। तो क्या कारण रहा है, तो ये कारण रहा है आपका धर्म सुधार आंदोलन। तो धार्मिक लोग अगर सही से ना रहे तो क्या आप धर्म को फॉलो कीजिएगा, नहीं कीजिएगा, तो ये आपका जो है वो करने लगे। फिर क्या होता है ना कि योग्यता के आधार पर नियुक्त नहीं कर रहा, यहाँ पे पैसा दे के लोग क्या करते थे, पदों में आ जाते थे, फिर लोगों से कर वसूला करते थे, और फिर वो मतलब बहुत ज्यादा पैसा कमा लेते थे, आराम से ऐसा जीवन जीना था। तो एक तरह से लोग बोल सकते हैं कि योग्यता के आधार पर नियुक्ति ना करना दोस्तों, ठीक है। तो आप ये बता सकते हो कि इसमें ये धर्म सुधार आंदोलन के कारण में कि जो ये पुनर्जागरण है इसकी चेतना। दूसरा बता सकते पुनर्जागरण बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। पादरियों का जो जीने का तरीका था वो गलत था दोस्तों, 2 नंबर काम किया करता था, उसको आप मिक्सिंग करके जोड़ के और लिख सकते हो, ठीक है। पोप का सांसारिक जीवन में फंस गया था, वो विलासपूर्ण जीवन में थी। अब ये संबंध उनका होगा था, अभी बच्चे थे दोस्तों, कई सारे इसलिए संबंध होगा था, अभी बहुत तरह तरह की चीजें होती है, ठीक है। जो धर्माधिकारी होते हैं उनका अपना कर्तव्य से कुछ मतलब नहीं था कि मेरा क्या काम है, मेरा क्या कर्तव्य है, बस इन लोगों को पैसा कमाना था, धन इकट्ठा करना था और ऐसा वाला जीवन जीना था। तो इस कारण से ये कारण होता है, ठीक है। फिर आप बोल सकते हो कि योग्यता के आधार पर नियुक्ति ना करना, यानी कि योग्यता नहीं देखा जाता था, पैसा से लोग नियुक्ति करता था, पद देता था, और फिर वहां पे लोग लूटता था। फिर आप बता सकते हो दोस्तों कि छोटी पादरियों में असंतोष, देखिए पादरी तो बहुत करते हैं ना, जैसे कि बड़ा मंदिर होता है, छोटा मंदिर होता है, तो बड़ा मंदिर में बड़ा पुजारी होगा, छोटा मंदिर में छोटा पुजारी होगा। तो उसी तरह से यहाँ पे जो पादरी हुआ करते थे, छोटे पादरी भी हुआ करते थे, और छोटे पादरी को उतना वैल्यू नहीं दिया जाता, वो लोग कहीं ना कहीं इसका मजाक उड़ा देते। तो इस कारण से जो छोटे पादरी है वो उसमें असंतोष की भावना जगी, वो भी कहीं ना कहीं अभी इसमें आगे मिल गए और इसका वो विरोध करने नहीं गया, ये लोग गलत काम कर रहे हैं। देखिए भैया ये लोग अब गलत काम करने लगा, तो एक छोटे पादरी में असंतोष था। फिर चर्च की नीति, ठीक है, नीतियां, चर्च में जो नीति था वो कहीं ना कहीं बहुत ही खराब था, आपको पता ही है ना। इस तरह से आप लोगों को पढ़ाई के लिए हो, कर के लिए हो, धार्मिक कर ही वसूला करते थे। ऐसे भैया तो कर तो लिया करते थे किसमें, कृषि से, लेकिन धर्म के नाम पे भी कर लिया करते थे, और एक बहुत सारे काम था। सबसे बड़ा रीजन आप बता सकते हैं दोस्तों क्षमा पत्र हो ना, ठीक है, वो आप बता सकते हो। तो उससे पहले एक राजनीतिक कारण बताता, तो अभी तक ये जितने भी देखा आपको धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण आप बता सकते हो कि ये जो है ना पोप, पादरी, ये लोग धर्म के साथ साथ धार्मिक गुरु है, लेकिन क्या है ना कि राजनीतिक क्षेत्र में भी इसका बहुत ज्यादा प्रभाव था। वो राजनीतिक क्षेत्र में भी इनका दबदबा था, और ये चाहते तो किसी को सत्ता में ला सकते हैं, हटा सकते हैं, इसके अनुसार विवाह होगा, तलाक होगा, तो बहुत चीजें ये इसको इस प्रकार से मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। फिर आप बता सकते हैं दोस्तों उसका जो तत्कालीन कारण है वो बिक्री जो हुआ करता था यहाँ पे क्षमा पत्रों की, वो आप बता सकते हो कि माफ, ठीक है, सॉरी, पाप मोचन क्षमा पत्रों की बिक्री, यानी कि क्या होता था ना, एक क्षमा पत्र होता था जिसमें क्या बोलते हैं, अगर आप इसको खरीदते हैं ना तो आपका जितना भी पाप है वो मिट जाएगा, ऐसा होता है क्या। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा था, अगर आप क्षमा पत्र खरीदते हैं, इस पत्रिका को खरीदते हैं, तो आपका जो पूरा का पूरा पाप है वो मिट जाएगा, ठीक है। ये बोला गया है कि अगर आप क्षमा पत्र को खरीद लेते हैं तो आप जीवन भर में जितने भी पाप किए हैं आपका सारा पाप कट जाता है। तो इस तरह से
पैसा कमाने का लोग जरिया देख लिया कि नहीं, हाँ कैसे पैसा आएगा, एक बोल के हम लोग पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ बोल सकते हैं कि क्षमा पत्र, ठीक है, खरीद बिक्री करने लगा, जिस कारण से ये और भी पाप बढ़ गया। क्या देखिए यहाँ पे जैसे बोला गया कि आप क्षमा पत्र खरीद लीजिए, आपका पाप नष्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता है नहीं होता है। ये लोग सोच रहे थे पैसा कैसे आएगा, पैसा आना चाहिए बस, तो इस तरह से वो करते थे। लेकिन इसका विरोध किया, विरोध करने वाला का नाम है दोस्तों जर्मनी के एक प्रसिद्ध, ठीक है, धर्म सुधारक रहा है जिसका नाम है मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ने इसका दोस्तों विरोध किया, ठीक है, वो तत्कालीन कारण आप बता सकते हैं। उसके बाद इसने क्या किया दोस्तों, चर्च के बाहर 95 निबंध लिख के वो चिपका दिया। तो देखिए आप ये गलत कर रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं कि धर्म के नाम पे आप इस पत्रिका को खरीद लीजिए, पत्र को खरीद लीजिए, आपका जीवन में जितना भी पाप आपने किया हुआ वो कट जाएगा। पत्रिका खरीदने से पाप कटता है क्या, बोलिए आप ही बोलिए। तो इसका विरोध किया कौन दोस्तों, मार्टिन लूथर ने, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे, और इन्होंने इसका विरोध किया। और 95 थीसिस जो आपने पढ़ा होगा वो 95 जो है ना निबंध उन्होंने वहां पे लगा दिया। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे राज्यों ने उनको, बहुत सारे देशों ने उसका समर्थन किया दोस्तों, और ये आपका एक तत्कालीन कारण हो गया था। और इस कारण से धर्म सुधार आंदोलन को यहाँ पे सपोर्टिंग मिलती है और वो आपका ये सफल होता है। तो धर्म सुधार आंदोलन, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्या था धर्म सुधार आंदोलन, और इसके पीछे का जो कारण था होने का वो आपको समझ में आ गया, किस प्रकार से धार्मिक लोग थे वो गलत काम करते थे, ठीक है, नियुक्ति गलत तरीके से हो रहा था, लोगों यहाँ पे पैसा धर्म इकट्ठा कर रहा था मैन रीजन, तो आपका ये धर्म सुधार आंदोलन हो गया। अगर आपको लिखना चाहते हैं तो इसका आप आसानी से देख सकते हैं दोस्तों। अब हम लोग थोड़ा बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आखिरी जो हमारा बचता है दोस्तों वो बन जाता है हमारा फ्रांस की राज क्रांति। जैसे कि आप सभी को पता है फ्रांस की क्रांति हुई है वह 14 जुलाई सन 1789 में हुई थी। आप बच्चे कक्षा 9वीं से पढ़ते आ रहे हैं फ्रांस की क्रांति के बारे में, तो ये आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है फ्रांस की राज क्रांति। यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया 5 या 6 जो टॉपिक, इसे आप पढ़ते जाइए, अच्छा आसानी से पढ़ जाइए। और इसका मैंने पूरा वीडियो बनाया है, जैसे कि इसके मैंने वीडियो बना दिया है, सामंतवाद में वीडियो बनाया, धर्म सुधार में वीडियो बनाया, पुनर्जन्म में वीडियो बनाया है, फ्रांसीसी क्रांति में नहीं बताया लेकिन अभी बता देता हूँ, ठीक है। तो इसे आप लोग जाके एक एक वीडियो बनाया हुआ उसे देख सकते हैं, साथ ही साथ जिसने अभी तक कुछ भी नहीं किया तो ये आपको समझ लिए होंगे, तो यहाँ इतना कर लीजिए इसको अच्छी तरीके से, आप परीक्षा भवन में जाइए और आसानी से आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब थोड़ा हम जाने का प्रयास करते हैं क्या फ्रांसीसी क्रांति दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता है कि 14 जुलाई सन 1789 में लुई 16वां उस समय वहां का शासक था, तो इसी के समय में आपका फ्रांसीसी क्रांति होता है दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट था जो आप थोड़ा सा याद रखना दोस्तों, है ना। चलिए आगे बोल सकते दोस्तों कारण कि फ्रांस की जो राज क्रांति हुई, सबका कारण आपको जानना होगा कि क्यों हुई क्रांति, ये जो क्रांति हो रहा है ये क्यों हुआ, इसके पीछे का कारण क्या है दोस्तों। फ्रांस की जो राज क्रांति हुई इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है तो वो फ्रांस में अयोग्य शासक, जो शासक यहाँ पे आ गए थे ना, लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां, ये लोग पता है ना क्या करते थे, तुम क्या बोल सकते हैं, राजा तो बन गए हैं लेकिन अपने लिए सारा कर वो टैक्स वसूल करके अपना जीवन जीने के लिए, जनता कुछ भी करे जनता से मतलब नहीं, जनता का कोई हमसे लेना देना नहीं, सिर्फ अपना जीवन एकदम अच्छा से जीना है। और मेरी जो वाइफ है, मतलब ये राजा की जो वाइफ है, उनका वाइफ कैसे रहेगी, उनका वाइफ क्या लगाएगी, क्या पहनेगी, क्या लिपस्टिक लगाएगी, दाम दाम सुनेगा ना आप लिपस्टिक का, कपड़ा का, तो माथा में हाथ धर लीजिएगा। सब पैसे किसका है, सब जनता का पैसा। तो ये लोग है ना अयोग्य शासक ठीक नहीं था, जिस कारण से जहाँ का शासक नहीं होगा वहाँ का राज्य सही से चल सकता है क्या, नहीं चल सकता। तो एक कारण आप बता सकते हो, ठीक है, फ्रांस के अयोग्य शासक दोस्तों, ठीक है, वो आपको दिखा दूंगा। फ्रांस के अयोग्य शासक आप बता दीजिएगा। दूसरा पड़ेगा सामंतों और कोलिन वर्ग को, ठीक है, विशेष अधिकार, ठीक है, विशेष अधिकार से प्रति क्रोध। देखिए अब यहाँ पे क्या होता है ना, जो कुलीन वर्ग है, जो सामंत वर्ग है, उसको उतना वैल्यू नहीं दिया जाता, लेकिन उसके पास बहुत पैसा हुआ करता था, ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं इस पे, ठीक है, भड़कते थे, किस पे, राजाओं पे, शासकों पे दोस्तों, तो वो आप बता सकते हैं। फिर आप रीजन बता सकते हैं दोस्तों कि राज की, ठीक है, दयनीय आर्थिक स्थिति। यहाँ के देखिए वहाँ का जो आर्थिक स्थिति वो दयनीय हो गया था, क्योंकि देखिए राजा है ना जितना भी काम करता तो अपने लिए। लुई 14वां आया तो वो मैं विलासों में धीरे धीरे करके भैया कि मेरा सब समाज ये वो करके, उसके बाद जो शासक आया 15वां वो भी, 16वां भी आया वो भी, 16वां तो अपना बीबी उबी के चक्कर में और भी और परेशान हो गया था, है ना। उसका बीबी लोग जितना भी चीज था सारा मतलब कुछ नहीं, वो खेलों में युद्ध प्रिय शासक भी था। तो युद्ध प्रिय शासक होने के कारण क्या हुआ, युद्ध में क्या हुआ, पैसा खर्चा होता था ना,
वो दूसरे देश जाते थे और दूसरे देश में आके युद्ध करते थे, तो युद्ध में कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति भी डामाडोल होती है। तो ये कारण आप बता सकते हो कि वहाँ शासक क्या करते थे, बस हम घूमेंगे, हमको राजा लोगों से कुछ मतलब नहीं, सिर्फ लोग टैक्स दे कर दे, हम कर लेंगे और अपना जीवन जिएंगे। और जो राज के खजाना था वहां से नहीं कम हो रहा था। मान लीजिए इसका वो पत्नी है, अब पत्नी को मान लीजिए कहीं खर्चा होगा, कहाँ से, घर से बच लेगा नहीं, राज के खजाने से देगा। तो राज के खजाना कहीं ना कहीं यहाँ पे समाप्त होने लगा और ये लोग अपना जो जीवन है वो ऐशो आराम से जिया करते थे। जब यहाँ पे वो दिक्कत हो गई ना, अब पैसा घटने लगा, तो वो दूसरे देशों से कर्ज लिया करते थे, ठीक है, दूसरे देशों से कर्ज लिया करते थे, तो कर्ज में डूब गए। तो एक कारण ये बता सकते हैं कि अपने जीने के लिए खर्च करने लगे अधिक से अधिक। जो शीश महल बनाया उसने आपने देखा होगा इतना खर्चा हुआ, फिर उसका रख रखाव में खर्चा आया होगा, तो वो आप एक कारण बता सकते हो दोस्तों राष्ट्रीय क्रांति के, ठीक है। यहाँ तक हो गया, आगे थोड़ा हम बात करेंगे। आगे आप बात कर सकते दोस्तों कि मध्य वर्ग में बढ़ती चेतना, जो मध्यम वर्ग है वो भी कहीं ना कहीं अब थोड़ा बोलने लगा, नहीं ये बहुत ही गलत कर रहा हूँ सभी भी। वो लोग भी देखिए पढ़ा लिखा होता था, पैसे वाला भी होता था, लेकिन उन लोग को उतना सम्मान नहीं दिया था मध्य वर्ग को। तो वो क्या किया ना, थर्ड पार्टी में आम जनता है, आम जनता ने हाथ मिला दिया, नहीं अब देखिए हम लोग मिल के काम करेंगे, ये जो है लोग हटा यहाँ से, बहुत यहाँ पे अत्याचार हो रहा है हम लोग से, हमारा पैसा हमारा सब कुछ यहाँ पे देता ही करेगा, हटा हटा हटा, इस तरह से वो एक कार्ड आपका बन सकता है दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति का, ठीक है। आगे आप बोल सकते हैं दोस्तों के बौद्धिक जागरण का प्रभाव। देखिए वहाँ पे लोग जगाने का प्रयास किया, ठीक है, बहुत सारे इतिहासकार आए, बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, बहुत से चित्रकार आए, तो वो आपका एक बता सकते हैं कि बौद्धिक चिंतन का वो हुआ बड़ा, ठीक है, बौद्धिक जागरण का प्रभाव हुआ, लोग सोचने लगे, समझने लगे। तो इस तरह से आप बता सकते हैं फ्रांसीसी क्रांति के कारण दोस्तों, है ना। देखिए हम लोग शॉर्ट तरीके से देखेंगे, 5-5 मिनट हर एक चीजों को ले यहाँ पे 7-8 मिनट, यानी बहुत ही कम समय में हम तैयारी कर, है ना। इसको डीप तरीके से बताएंगे तो और अच्छा लगेगा, लेकिन अभी हम आसान से आसान तोड़ तोड़ के बताने का प्रयास करें ताकि आप परीक्षा में लिख सकें दोस्तों। तो आप आसानी से लिख सकते हैं फ्रांसीसी क्रांति के कि यहाँ के जो शासक थे वो अयोग्य थे, शासक यहाँ वहाँ खर्च करते थे, ठीक है, फालतू का बीवी का अपने चक्कर में वो खर्च करते थे, शासकों को यहाँ पे उतना ध्यान नहीं रहता, जो मध्य वर्ग हुआ करते हैं वो इसको विरोध में आ जाता है। तो वो आपको कारण अब देखिए दोस्तों इसका क्या प्रभाव पड़ा, इतना जो क्रांति हुआ, तो क्रांति हुआ तो कुछ ना कुछ जरूर बदलाव हुआ दोस्तों। इसका मतलब जो होता है कि जो व्यवस्थाएं पहले से चली आ रही थी उसमें अचानक से परिवर्तन होना ही क्रांति है। तो इसमें क्या हुआ, इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि राजा को गद्दी से हटा दिया गया और गणतंत्र स्थापित हुई, और इस क्रांति ने आधुनिक इतिहास की दिशा को बदल दिया दोस्तों, ठीक है। इस क्रांति से लोगों में अच्छी ये जगह कि नहीं क्रांति हुआ, अब जो राजा वजा का सिस्टम है वो हटाया जाए, गणतंत्र स्थापित किया जाए, राजा जिस प्रकार से हम सभी पे अत्याचार क्या कर रहे हैं, करते थे, तो ये कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो फ्रांसीसी क्रांति के लिए कारण होगा दोस्तों। तो थोड़ा थोड़ा मैंने आपको सब बताने का प्रयास किया, आई होप कि आपको वो चीजें समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं दोस्तों, प्यार से कमेंट कीजिए और चैनल से जुड़े रहिए। मैंने आपको पहले ही मैसेज किया था, एक वीडियो मैंने आपको बनाया था आपके लिए कि देखिए आपका जो है 4 और 5 में तैयारी वो फ्री होने वाला, लाइव होने वाला है, तो आपको उस समय कुछ नहीं बोले। जब मैं आपको बोला था कि देखिए आपका जो होगा बताइए कमेंट करके कि आपको मैं लाइव करवाऊं या तो फिर आपको वीडियो दूं, तो आप लोग कुछ नहीं बोले, ठीक है, सो रहे थे आप लोग। आते हैं लास्ट में जब एग्जाम आया था उसके 2 दिन बाद, तो 2 दिन बाद होगा क्या, नहीं होगा। अभी 12th का भी एग्जाम चल रहा, अपना कोचिंग में इसमें बच्चे पढ़ने पढ़ने आते हैं तो इसको भी ध्यान देना होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको वो सब छोड़िए, आप लोग ध्यान दीजिए और भी जो MJ 5 है और भी अभी एग्जाम बाकी है ना, उसका हम लोग तैयारी करेंगे। तो एक बार हम लोग दोहरा लेते हैं क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़े हम लोग दोस्तों, यूरोप का इतिहास पढ़े, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़े मध्यकालीन यूरोप समाज कैसा था, वहाँ पे 3 वर्ग हुए, राजस्थान पादरी वर्ग, सामंत वर्ग और सामान्य वर्ग दोस्तों, इसको मैं आपको बता दिया। दूसरा आपका सामंतवाद दोस्तों, जो कि राजा नियुक्त पता था, उसको कोई क्षेत्र दिया गया था, वो आपका सामंतवाद है दोस्तों। फिर उसका पतन हुआ, कैसे उसको कारण रहा वो मैंने बताया। फिर आपको मैंने बताया पुनर्जागरण मतलब फिर से जागना, पुनर्जागरण मतलब क्या होता है, फिर से जागना। और लोग जगे, यहाँ पे लोगों को जगाने की बात कही है दोस्तों, सोया हुआ नहीं, क्योंकि जगा हुआ आदमी को जगाने का बात किया जा रहा है, यानी कि जो अंदर से रखिए, देखिए क्या समाज में क्या हो रहा है, क्या गलती हो रहा है, इसको यहाँ पे इसलिए जगा पुनर्जागरण होता है दोस्तों। फिर हम देखेंगे धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन में हम क्या देखेंगे, धर्म के प्रति किस प्रकार से लोग बहुत ही विश्वास करने लगे थे, और उसमें क्या हुआ कि गलत काम होते थे, पाखंड बढ़ गया था, विलासपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। तो
कि आप बोल सकते हो पोप पादरी किस प्रकार से अनैतिक काम किया करते थे, दोनों में काम किया करते थे, इस कारण से ये धर्मयुद्ध आंदोलन हुआ दोस्तों। ठीक है, इसका पता है आप लोग हो गया। अब यहाँ पे बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति की। तो फ्रांसीसी क्रांति में आपको बताया कि इस प्रकार से क्रांति हुई, क्यों हुई, क्योंकि वहाँ के शासक थे, आयोग थे, वहाँ की जो जनता है वो कहीं ना कहीं जगह, उस कारण से क्रांति हुई दोस्तों। ठीक है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो यहाँ के जो शासक लोग थे ना वो बहुत ही अत्याचारी प्रकार से बोल सकते हैं, एक प्रकार से बोल सकते हैं कि क्या है ना, वो बोलते थे हम ही सब, मैं ही राज्य हूँ, है ना, इस प्रकार से यहाँ के राजाओं का ये होता था, यानी कि मैं जो बोलूंगा, राजा निरंकुश का लगेगा, वो ये नहीं, निरंकुश शासन हुआ करते थे। तो ये आप बता सकते हो फ्रांसीसी क्रांति का दोस्तों। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई। और देखिए इसके बाद जो परीक्षाएं हैं उसकी तैयारी के लिए आप कमेंट कर दीजिए। MJ5 का भी तैयारी बहुत ही जल्द करवाया जाएगा, जैसे आप लोग आएंगे सारा आपको करवा दिया जाएगा एक बारीकी से चीजों को। ठीक है, इसी प्रकार से अच्छे से रहिए। अगर आप सिर्फ मुझे इंस्टा फॉलो करना चाहते हो तो मैं अपना लिंक डाल देता हूँ, माई टिकट करवानी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ साथ आप मुझे मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों, वो मैं डाल दूंगा। इसी प्रकार से ध्यान से पढ़िए, अच्छे से रहिए, अच्छे से लिखिए। जय हिंद, जय भारत।